नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के जो राज्य है आपको इनको क्रम से इनके बारे में पता हो। आप मैप में देखिए भारत का जो नक्शा है इसमें कौन सा राज्य कहाँ आता है और ये कैसे बनेगा वो अच्छे से समझेंगे। इसको बनाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उत्तर से शुरुआत करें और एक टूर पे निकले। टूर का मतलब सबसे ऊपर से उत्तर से अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो इधर क्या आ जाता है बताओ। जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे, अभी आपने मैप देखा था तो आप थोड़ा सा ध्यान करो। जम्मू कश्मीर से अगर नीचे उतरते हैं तो क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा, हिमाचल। ऐसे आप एक टूर की तरफ चले तो आपको मैप अपने आप ही ड्रॉ होता चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड के बाद जो राज्य आपको याद रखना है वो कैसे याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश में से कटा था। ये जो उत्तराखंड का विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन करा था तो उसमें से क्या बनाया था, उत्तराखंड बनाया था। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा क्या, यूपी अपना। यूपी में से उत्तराखंड 2001 में अलग हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद यूपी से अगर हम इधर को चलेंगे तो आएगा बिहार। इधर से आएंगे फिर तो ये बिहार में आप आ जाएंगे। यूपी के साथ साथ बिहार में से एक राज्य और उसे विभाजन हुआ था, उसका नाम था झारखंड। ये आ जाएगा झारखंड। झारखंड से अगर आप इधर चलेंगे तो यहां आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी, अगर आप मैप में देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा थोड़ा सा इधर को आके और ऊपर ऐसे उठा हुआ है तो ये आ जाता है सिक्किम। ये क्या आ जाएगा, सिक्किम। और थोड़ा सा अगर हम इधर को चलेंगे तो आप ऐसे देखते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ, अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपको ये याद रखना है यहाँ 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर में। भारत के कितने राज्य हैं यहाँ, 7। तो आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आता है, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये 4 राज्य इस तरीके से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद जब इधर आएंगे यहां आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा और ऊपर को जाएंगे तो यहां आ जाएगा मेघालय और बीच में रहेगा असम। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। इन 7 राज्यों को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये भी मैप में ऐसे सीखा तो देखो कितने सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम से आएंगे। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर आपके राज्य याद ऐसे हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप होने आपसे शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम पश्चिमी बंगाल से इधर को आए तो यहाँ आएगा उड़ीसा। ये क्या आएगा, उड़ीसा। उड़ीसा से नीचे चलेंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम था तेलंगाना। ये बात समझ में आ गई। और सबसे नीचे अगर आएंगे तो यहां जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। इस तरीके से आपका घूमने का ये टूर इधर का पूरा हुआ। इधर का टूर आपका पूरा हो गया। यही राज्य इधर के आते हैं। अगर आपने 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली ऐसे राज्यों की तो ये आप पे खुद ही ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्या काम करना, मैप लेके उस मैप में भर के देखना कि आप 28 के 28 राज्य भर देते हैं। अब चलते हैं इधर से, जम्मू कश्मीर के ये केंद्र शासित राज्य बना है। इससे ऊपर क्या है, लद्दाख है। ये भी केंद्र शासित है। लेकिन अब अगर हम नीचे को आए इधर से तो यहाँ आएगा पंजाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पंजाब की जो सीमा है वो पाकिस्तान को टच करती है। देखो अब ये भी आएंगे कि पाकिस्तान से किस किस कौन कौन सा भारत के राज्य की सीमा टच करती है। देखते रहना कितने राज्य आएंगे। जम्मू कश्मीर भी टच करता है, पंजाब भी टच करता है। इधर को थोड़ा सा आएंगे तो हरियाणा है। क्या हरियाणा टच करता है, नहीं। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती। अब पंजाब से अगर हम इधर चलेंगे तो फिर आएगा राजस्थान। राजस्थान पाकिस्तान से टच होता है।
तो देखो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर भी हो रहा है, लद्दाख भी हो रहा है, पंजाब भी हो रहा है, राजस्थान भी टच हो रहा है। राजस्थान से अगर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे भारत के मैप में ऐसे है, ये क्या है, गुजरात। गुजरात भी पाकिस्तान से टच करता है। तो ये वे राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा को टच करेंगे, आपको पता हो। तो ये क्या आ गया, गुजरात। गुजरात से अगर इधर देखेंगे यूपी से नीचे इधर को एमपी है। दिल्ली तो मैं अभी राज्य केंद्र शासित तो वैसे बना रहा हूं, तो दिल्ली हाँ 7 केंद्र शासित राज्य है, मैं 28 राज्य बना रहा पहले में। तो ये एमपी आ गया। एमपी के नीचे, एमपी में से एक विभाजन हुआ था, एक राज्य और बनाया था एमपी में से, वो क्या था, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और अगर हम यही बात करें गुजरात से नीचे यहां आ जाएगा महाराष्ट्र। ये क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र से नीचे को चलेंगे एक छोटा सा राज्य इधर गोवा, फिर गोवा से नीचे आएंगे कर्नाटक, फिर क्या आ जाएगा नीचे, केरल, और ये मिल जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से पूरे के पूरे भारत के 28 के 28 राज्य आप इस तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैप को देखो और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन आपके दिमाग में चले जाएगा। इतना भी अगर आपने किया तो समझ लो आपने ज्योग्राफी की अच्छी शुरुआत कर दी। पहले बेस मजबूत होना चाहिए, अपने भारत के बारे में ही आपको राज्य के बारे में पता हो। अब देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ते हैं, इतना अगर आप पे ड्रॉ करना आ गया तो अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछेगा इस पे से, चलो देख लेते हैं। अब ये देखो, अब भारत के जो क्वेश्चन है वे राज्य के ऊपर, उससे पहले क्योंकि मैं ये चीज पूछूंगा भारत के नक्शे में बना के, आपको 2 चीजों का पता हो, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। क्योंकि हर देश में से देशांतर रेखाएं भी गुजरती है और अक्षांश रेखाएं भी गुजरती है, तो आपको देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पता हो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देशांतर रेखाओं की अगर बात करें, लॉन्गिट्यूड, उत्तर दक्षिण दिशा में ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पे आपने देखा होगा काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, यह ऊपर है उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से जो रेखाएं ऐसे खींची हुई है, ये लॉन्गिट्यूड लंबवत ऐसे, तो ये है देशांतर रेखाएं। क्लियर बात पता चल गई, देशांतर रेखाएं ऐसे है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहां से पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो कितनी देशांतर रेखाएं आती है, टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपसे कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है। 180 तो ऐसे पूरब की ओर होती है और फिर पश्चिम से घूम के 180 भी आती है, टोटल कितनी आएगी 360। कितने टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती है 360, याद रखना। अब इस देशांतर रेखाएं से क्या काम है ये देख लो, कुल 360 देशांतर रेखाएं मानी जाती है। और अगर मैं जीरो की बात करूं, ये जीरो देशांतर रेखाएं की अगर मैं बात करूं तो इसको अच्छे से समझो, जीरो ग्रीनविच से 180 पूर्व तक और जीरो ग्रीनविच से 180 पश्चिम तक, यानी कि ये जीरो है तो अगर इधर को चले तो 180 देशांतर रेखाएं तो यहां आ जाएगी, और अगर इधर को चले तो 180 इधर आ जाएगी, तो टोटल कितनी हो गई 360 हो गई। अब बात करते हैं, कभी आपने ये सोचा कि अगर एक देशांतर रेखा से मैं दूसरी देशांतर रेखा पे जाऊं तो कितना समय लगता है। आपसे क्वेश्चन यही है, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पे जाने पे कितना समय का वो होता है, कितना समय लगता है, किसी को मालूम है। 4 मिनट लगती है। अगर आप एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पे जाए, मतलब 4 मिनट, जो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जोन के अकॉर्डिंग 4 मिनट का गैप आ जाता है। अभी मैथमेटिकली मैं भारत के मैप पे जब दिखाऊंगा, हमारे भारत का जो मानक टाइम जोन है ना वो 82.5 लाइन पे है ये। और अगर मैं लंदन के यहाँ ग्रीनविच की बात करूं, ये लंदन के ग्रीनविच का टाइम जोन निर्धारित कर दिया। अगर इस समय लंदन में 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बजे हुए हैं, तो भारत में क्या टाइम हो रहा, किसी भी देश का पूछ सकता है। तो अब हर देश क्या करता है, अपने बीचों बीच एक मानक समय मान लेता है। जैसे कि भारत ने 82.5 देशांतर रेखा को अपना मानक टाइम जोन निश्चित किया हुआ। अब मुझे आप बताओ, एक देशांतर रेखा से कितने देशांतर रेखा का अंतर आता है 4 मिनट का।
तो 82 पे कितना आ जाएगा, 82 को 4 से गुना करो, 82 को 4 से अगर हम गुना करके देख लेते हैं तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 328 हो गया। और हाफ ये भी है, 2 इसमें और जोड़ दो, क्योंकि एक देशांतर रेखा पे 4 मिनट का, आधी पे कितना हो जाएगा 2 मिनट का, तो टोटल कितनी हो गई 330, 330 मिनट। इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर लो, 0 से 0 गई, तो ये आ जाएगा 5.30, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का अंतर आएगा। अगर इस समय लंदन में 12 बज रहे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे, यानी कि भारत का टाइम आगे चलता है 5.5 घंटे। तो ऐसे जाएंगे तो आगे, ऐसे जाएंगे तो पीछे। तो अब समझ में आ गया इन देशांतर रेखाओं का क्या अर्थ है। अब जब मैं भारत पे ड्रॉ करूंगा, आपसे क्वेश्चन यही है कि बताओ भारत की जो मानक रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप चाहे तो क्वेश्चन को रट सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर मैप के जरिए आप पढ़ रहे हैं तो रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इस 82.5 अंश को ऊपर से नीचे डालेंगे ना तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो पांचों के पांचों आपके लाइन पे आ जाएंगे। देखो मैंने आगे बनाए हुए हैं, इसलिए कह रहा था अगर आपको भारत के राज्य पता तो आपने समझ लो ज्योग्राफी की बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। 28 सबसे पहला ही बेस है आपको, 28 राज्य आपको पता हो। क्लियर बात हो गई। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अच्छा एक बात और, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं तो छोटी से छोटी बातों का आपको पता हो। एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पे अगर जाते हैं तो कितने किलोमीटर पे आती है, ये कितने किलोमीटर का गैप है, 111, लगभग 111 किलोमीटर। जैसे ही आप 111 किलोमीटर पे जाएंगे, मतलब जीरो पे कह रहा मैं, जीरो पे 111 किलोमीटर का अंतर आएगा, जीरो से 1 पे आएंगे तो क्या ये अंतर ऐसा ही रहेगा 360 तक, या घटेगा या बढ़ेगा। क्वेश्चन ये है कि हम जीरो देशांतर रेखा से चले और पहले पे अगर आते हैं तो 111 किलोमीटर का अंतर आएगा। 60 अंश देशांतर रेखा पे या 90 पे, किसी पे भी पूछ सकता है, 90 पे पूछ लिया तो क्या आप पे निकालना आता है। इसका सीधा सा एक फार्मूला है, उसमें लगाओ, तुरंत पता चल जाएगा कितने किलोमीटर का अंतर आएगा। वो फार्मूला क्या है, आपको सिर्फ ये करना है, देखो आपको काम क्या करना, 111 किलोमीटर लिखो और इसको कोस थीटा से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। मैंने 60 पे पूछा, मैंने पूछा 60 पे, तो देखो 111 गुना कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसे काटो, लगभग 56 किलोमीटर, लगभग, बस ऑप्शन में देखना 56 किलोमीटर होगा। तो इस तरीके से ये अक्षांश रेखा पे ऊपर की ओर जाएंगे ना, ऐसे ये दूरी, ये ऐसे यहां जो कोण बना रही है ना, ये देखो ये कोण बनते हैं, तो ये दूरी यहां से निकल के आती है। अगर 90 पे पूछा मैंने, कोस 90 पे, मतलब 90 अक्षांश देशांतर रेखा पे कितनों किलोमीटर की दूरी होती है 90 पे, कोस 90 का मान कितना होता है 0, कोस 90 का मान होता है, तो 111 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ध्रुवों पे यहाँ जो दूरी होती है 0 होती है, 90 अंश पे देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है 0। अब तो समझ में आ गया। तो आपको क्या रखना, बस 111 गुना कोस थीटा। देशांतर रेखाओं से हमें मानक समय का पता चलता है। अब आपने कभी सोचा, देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, देखो ये देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, ये देखो ये भारत की जो देशांतर रेखा है, ये लगभग भारत की 67 से शुरुआत होती है, भारत की शुरुआत लगभग 67 देशांतर रेखा से शुरुआत होती है और 97 पे खत्म हो जाता है, 97 पे खत्म हो जाता है। अब आप ये देखो तो 67, 68, 69, 70, 71, 72 इतनी देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजर रही। तो अब आप यहां है गुजरात, इधर क्या है, यहां है अरुणाचल प्रदेश। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 97 में से 67 घटाओ, 97 में से 67 गए 30, 30। तो अगर यहां 12 बज रहे तो क्या वहां भी 12 बज रहे,
अरुणाचल प्रदेश पे, जब एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा पे 4 मिनट का अंतर आ रहा, तो क्या ऐसा होता है भारत के अंदर कि गुजरात में तो 12 बज रहे, तो वहां कितने बज रहे होंगे? तो 4 मिनट का 4 से गुना करो इसे, 1.5 घंटे का अंतर आएगा। 4 या 12, 120, और इसे 60 से 2 घंटे, 2 घंटे का अंतर आएगा। अगर यहाँ सुबह के 5 बज रहे तो इसका मतलब यहाँ 7 बज रहे, ऐसा होता है। तो फिर इसका मतलब दूसरी जो देशांतर रेखा गुजरेगी 4 मिनट का अंतर आएगा, फिर 4 मिनट का आएगा। यूपी में कुछ और टाइम हो रहा और मध्य प्रदेश में कुछ और हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी देशांतर रेखाएं भारत से गुजर रही है। और मैंने अभी यही बताया, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा का अंतर कितना आएगा? 4 मिनट का। तो क्या कभी ऐसा सुना गुजरात में 7 बज रहे और अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे, ऐसा सुना? फिर क्या इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, हर देश ने अपने बीचों बीच एक मानक रेखा मान ली, जो इस टाइम वो रहेगा पूरे देश में वही टाइम माना जाएगा। इसलिए भारत ने अपनी मानक रेखा किसको मान ली? 82.5, और जो कि इलाहाबाद मिर्जापुर के करीब से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके जाती है। ये भारत ने अपना मानक टाइम जोन मान लिया। तो जो यहाँ समय हो रहा है इस टाइम, वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। हर देश यही करता है। तो देशांतर रेखाओं का तो अर्थ हुआ ये। देशांतर रेखाएं क्या डिसाइड करती है? टाइम जोन। हर एक देश का क्या डिसाइड करती है? टाइम जोन। ठीक है ना। अब अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं, जिसे लेटिट्यूड कहते हैं, अब देखो ये जीरो, अगर ग्लोब पे हम ये काल्पनिक रेखाएं इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर डालते हैं, तो इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। यह तो समझ में आ गया। टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है? 90 ऊपर 90 नीचे। कितनी हो गई? क्लियर बात समझ में आ गई। इसमें ये एक दूसरे के समांतर होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें तो दूरी बदलती है, इसमें दूरी नहीं बदलेगी। इसकी दूरी 111 किलोमीटर ही होती है, इसकी भी 111.25 कुछ ऐसे आती है, लेकिन हम 111 मान लेते हैं। तो एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा पे जाएंगे तो कितना दूरी चलनी पड़ेगी आपको? 111। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो अक्षांश रेखा है, इनके बारे में थोड़ा सा समझो। ये बीच की क्या है? विषुवत रेखाएं भी कहते हैं इसको, जीरो अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, नहीं करके नहीं है, विषुवत रेखा। अब इसकी क्या खास बात है? सबसे लंबी रेखाएं अक्षांश रेखा अगर पूछी जाए कि भारत की वो विश्व की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? जीरो वाली, जो सबसे लंबी। ये ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट देती है, पृथ्वी को, एक ऊपर का उत्तर, एक नीचे का। अब जीरो अक्षांश देखो, विषुवत रेखा, यह पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण रूप में समान रूप में विभाजित कर देती है। अब अगर 23 से ही 1/2 की बात करें, 23.5, ये इसको कहेंगे कर्क रेखा। 23.5 वाली कौन सी होती है? उत्तर की तरफ कर्क रेखा, और दक्षिण की तरफ कौन सी होती है? मकर रेखा। ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। ठीक है ना। और इनकी क्या खास बात होती है कर्क रेखा की? यह रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें इस रेखा पर पड़ती है। जितने भी देश रहेंगे, सूरज की किरणें उस पर लंबवत मिलेगी। सबसे गर्म दिन रहेगा, सबसे लंबा दिन रहेगा 21 जून को, यह ध्यान रखना। यही बात मकर रेखा पे डिपेंड करती है। अब मकर रेखा की अगर हम बात करें, जेरा दक्षिण में मकर रेखा, 21 दिसंबर को लंबवत किरणें पड़ती है। यहाँ 21 दिसंबर को सबसे गर्म दिन होता है। मकर रेखा पे सूरज यहाँ लंबवत होता है, इसलिए यहाँ सर्दी शुरू हो जाती है दिसंबर के महीने में, और सूरज क्योंकि यहाँ आ जाता है लंबवत, और यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है, फिर सूरज ऊपर जाएगा। ये सारे के सारे फैक्ट जब आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, किस तरीके से दिन रात हो रहे, कहाँ छोटा बड़ा हो रहा, कहाँ जंगल पैदा होते हैं, कहाँ काले, कहाँ नदी, कहाँ बारिश, सब इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपको पता होना चाहिए 66.5 वाली रेखा। इस रेखा के उत्तर में 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है। बस में एक बार ऐसा होता है कि इस रेखा पर 66.5 वाली रेखा पे जितने भी देश आएंगे या राज्य आएंगे, यहाँ क्या होता है? 24 घंटे का दिन, 24 घंटे का रात, ऐसे ही नीचे रहेगा। तो ये बात हो गई किसकी? अक्षांश रेखा की। ठीक है ना। अक्षांश रेखा कुल कितनी रेखाएं हैं? 180, 0 से 90 तक ऊपर और 0 से 90 तक नीचे, टोटल 180।
अक्षांश रेखाएं समांतर होती है एक दूसरे के, और अंतर कितना होता है एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा पे? 111 किलोमीटर का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे। अगर आपने भारत के राज्य बनाए थे तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब देखो कितने राज्यों को टच करेगी ये। यहां से अगर आपने राज्य मैप आपके दिमाग में है तो देखो सबसे पहले क्या आया? गुजरात। इस मैप को ऐसे लेके चलना तो अपने आप ये 8 के 8 राज्य याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या आया? गुजरात पहला, आगे चले तो एमपी आ गया, दूसरा इस रेखा पे चलता रहेगा। देखो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी लिया, और फिर कहाँ गई ये? झारखंड में नंबर 4, फिर पश्चिमी बंगाल 5, फिर कहाँ आई? त्रिपुरा 6, फिर क्या? मिजोरम 7, ये राजस्थान आएगा दूसरा। राजस्थान ये नहीं आएगा इसमें से मणिपुर नहीं आएगा, ये नीचे से होकर गुजरती है। हाँ मणिपुर नहीं आएगा, ये राजस्थान आता है। ठीक है, दूसरा ये तीसरा राजस्थान आएगा इसमें, ये नहीं आता मणिपुर, यहाँ से मिजोरम ही आता है। ठीक है, अगर मैं भारत के मानक रेखा की बात करूं, 5 राज्यों से होकर जाती है भारत की मानक रेखाएं। अब देखो कौन से ये 5, 82.5 इसकी बात कर रहा मैं। तो सबसे पहले कौन सा राज्य में आया? उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा आ रहा? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर थोड़ा उड़ीसा, फिर बस 5 राज्यों से भारत की मानक रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कितने से जा रही थी? अगर आपने मैप शुरू में अगर आपने मैप ही याद कर लिया, वह 28 के 28 राज्य याद कर लिए, तो फिर ये क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। या क्रम से भी लगवा सकता है, क्रम से इन रेखा को क्रम से लगाओ, ऊपर से नीचे तक क्रम से लगाओ। तो आपको क्रम तो पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। जब आप एक बार वो मैप बनाना सीख जाओगे ना, फिर ये क्वेश्चन एक भी याद करने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट देख लो, ये पूरा एक लास्ट हो गया। यहां देखो, अब ये बात मैंने बताई थी। अब बात करते हैं ग्लोब की। 360 देशांतर रेखाएं होती है, टोटल कितनी हुई? यानी कि पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा लगा रही तो यानी कि 360 अंश के कोण पर घूम रही। ये बात समझो, क्योंकि कितने देशांतर रेखाएं हैं? 360। तो जब पृथ्वी ऐसे घूम रही पूरी अपनी, कौन सी गति कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है? इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण। इसे कहते हैं परिभ्रमण। और सूरज का चक्कर लगा रही है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। कहते नहीं परिक्रमा कर रहे हैं, तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही उसे परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पे घूम रही उसे परिभ्रमण कहते हैं। तो अगर पृथ्वी को पूरा घूमना रहेगा तो कितने कितने देशांतर रेखा की घूमेगी वो? 360 पे, और सुबह से शाम हो जाएगी, यानी कि एक दिन रात हो। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24। तो 360 को अगर हम 24 से भाग करें तो लगभग 15 आएगा। देखो 360 को हम 24 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि पृथ्वी एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं घूमती है। एक घंटे में कितनी घूम रही? 15 हो गई। तो एक देशांतर रेखाएं को कितने समय लेगी? एक देशांतर रेखा पे देखो 15 होगी, एक देशांतर रेखा पे आ जाएगी 60/15, 15 चौका। तो एक देशांतर रेखा कितना टाइम लेती है? 4 मिनट का, इसलिए 4 मिनट आता है। अब तो समझ में आया, एक देशांतर रेखा से 4 मिनट कैसा? कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 मिनट कैसे निकाला आपने, तो आप उसे क्या बताएंगे कि पृथ्वी पूरा एक चक्कर 360 अंश पे घूम रही, तो 360 तो ये हुआ 24 घंटे में लगा रही है एक चक्कर, 24 से भाग करा तो 15 आ गया, यानी कि एक घंटे में 15 घूम रही। तो एक कितने में घूमेगी? 60/15, 4 मिनट में। तो 4 मिनट में एक देशांतर रेखाएं को घूम जाती है वो। तो इस तरीके से ये। और अब भारत का मानक देशांतर रेखा क्या है? 82.5। इसलिए 82.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 330। तो कितना अंतर आ रहा? 5 घंटे 30 मिनट का। तो कभी भी इंग्लैंड का टाइम देके पूछ लेते हैं भारत में इस टाइम क्या टाइम हो रहा। अगर वो पहले इंग्लैंड का टाइम देगा फिर कहेगा अब निम्न में से कौन सा भारत में समय रहेगा, तो 5.5 घंटे उसमें जोड़ लेना तो आ जाएगा। आगे आएगा 0 से आगे, क्योंकि भारत कहाँ है? पूर्वोत्तर में है, तो आगे चलता है मानक टाइम, पीछे वालों पे घटता है, आगे वालों पे बढ़ता है। ठीक है ना? अब याद रखना, हाँ। तो ये हो गया पूरा का पूरा भारत का, आपने पूरे भारत के बारे में टाइम जोन डाला।
आपने सीखा देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो अब तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।